एक विवाह ऐसा भी भाग 14। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि राज मोमो को खुश देखकर ही खुश हो गया था। अब आगे। एक लंबे सफ़र के बाद सभी बनारस पहुंच गए। राज ने पहले ही होटल बुक कर दिया था, तो सभी फ्रेश होकर वहां से बनारस की गलियों में घूमने निकल पड़े थे। चूँकि उनका होटल पास ही था, इसीलिए सब पैदल चलने लगे। सब झुंड में एक साथ बातें करते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते वो सभी मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गए। चूँकि रात होने वाली थी और रात के समय यहाँ महाआरती होती थी, इसीलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। राज ने सबको एक दूसरे का हाथ पकड़े रहने के लिए कहा, ताकि भीड़ में कहीं कोई चला न जाए। रात के अंधेरे में भी वहाँ इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि एक दूसरे को आसानी से देखा जा सकता है। रुचिका, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई त्यौहार हो। राज, यहाँ रोज़ शाम के वक्त इतनी ही भीड़ होती है। वे सब वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। तभी एक लड़की आई। राम ने उसे देखकर कहा, हाय रागिनी। लड़की ने राम को हाय बोला और बाकी सबको भी देखकर मुस्कुरा दी। ये वही लड़की थी जो राम को पसंद थी। मोमो ने उसे देखकर राम के कंधे को अपने कंधे से मारकर बोली, ओए होए, मेरे लिए भाभी तो बड़ी अच्छी ढूंढी है आपने। वैसे बात कैसे हुई तुम लोगों की? राम ने मुस्कुराकर कहा, सोशल मीडिया पर सबने रागनी से बातचीत करी। वो भी उन सबके जैसी हंसमुख और मिलनसार थी। रागनी, चलिए आरती में शामिल होते हैं। सब आरती में शामिल होकर एंजॉय करने लगे और देर रात होटल वापस आ गए। अगले दिन भी सब बनारस की गलियों में घूमे, वहाँ के अलग अलग तरह का खाना खाया। रागिनी सभी को बनारस के बारे में बताती जा रही थी। सब उसे एक्साइटेड होकर सुन रहे थे। राम रागिनी का हाथ पकड़कर चल रहा था, तो भरत ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम दोनों की शादी करवा देंगे, तब तक के लिए सब्र रख छोटे। राम ने छोटे से रागिनी का हाथ छोड़ दिया तो सब उसकी इस हरकत पर हंसने लगे। 3-4 दिन तक सब बनारस घूमे। सब बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा मोमो। उसका बनारस आने का सपना पूरा हुआ। राम को उसकी पसंद की लड़की मिल गई। सबको अपने हमसफ़र मिल गए। और सबसे बड़ी बात, राज मोमो से आज भी उतना ही प्यार करता था जितना वो पहले करता था। आज भी मोमो को बच्चों की तरह ख्याल रखता था। राज के आने के बाद भरत और राम ने मोमो को राज को ही सौंप दिया था, क्योंकि सबको पता था कि राज से ज़्यादा प्यार और केयर मोमो की कोई नहीं कर सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब ज़्यादा खुशी मिलती है तब दर्द उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। तो अब बारी थी दर्द की। सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो इन सबके मुस्कुराते चेहरों की हंसी को उड़ा ले गया। उस तूफान ने कुछ लोगों की जान तक ले ली थी। आज शाम को सब वापस जा रहे थे। राम रागिनी से मिलना चाहता था ताकि वो उसे बाय बोल सके। मोमो ने बिना कुछ सोचे समझे ही राम को जाने के लिए कह दिया था। राम जाने लगा तो मोमो ने कहा, रुको, मैं भी चलती हूँ। मोमो ने दांत दिखाकर कहा, तुम दोनों मिल लेना, मैं वहाँ घूम लूँगी। राम ने मोमो से कहा, नहीं, राज और भरत भाई यहाँ नहीं हैं, उनको आने में 2 घंटे लगेंगे, तब तक तुम उन दोनों के सामान रख दो। मोमो ने राम के कंधे पर लटकते हुए कहा, प्लीज ले तो लो ना भैया। मोमो जब ऐसा कर रही थी तो रिहान और रितु भी उनके पास आ गए और बोले, क्या हुआ आप दोनों को? मोमो ने जल्दी जल्दी में बोल दिया, राम भैया मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। रितु, कहाँ जा रहे हैं राम भाई? मोमो ने जीभ निकालकर राम को देखा तो राम उसे घूरने लगा। मोमो ने आँख चमकाते हुए कहा, भैया एक काम करते हैं, रिहान और रितु को भी ले चलते हैं, हम तीनों वहाँ घूम लेंगे। राम ने मोमो को घूर कर देखते हुए कहा, हाँ, 1-2 को और बुला ले, उनको भी ले चलेंगे। रिहान, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? मोमो, रागिनी भाभी से मिलने। रिहान ने राम के आगे चलते हुए कहा, फिर तो मैं भी चलूँगा। राम क्या करता, उन तीनों को भी लेकर घाट की ओर बढ़ गया। 2 घंटे बाद भरत अपने किसी केस के सिलसिले में वहाँ के पुलिस स्टेशन गया था और साथ में राज भी था। वे दोनों वापस होटल आ ही रहे थे कि रास्ते में होटल की ओर उन्हें रागिनी जाती हुई दिखी। भरत ने गाड़ी रोककर रागिनी को बैठा लिया और होटल ले आया। यहाँ आए तो पता चला कि उन चारों को गए तो 2 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था। रागिनी राम
ने मुझे घाट पर मिलने के लिए कहा था। मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जब वो नहीं आए तो मुझे लगा कुछ काम हो गया होगा। मैं यहाँ आकर आप सबसे ही मिल लेती हूँ। लेकिन वे यहाँ नहीं हैं तो कहाँ जा सकते हैं? राज ने मोमो को कॉल किया लेकिन मोमो ने फ़ोन नहीं उठाया। राज टेंशन में आ गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भरत ने राज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, वे चारों एक जैसे हैं। हाफ माइंड वहीं घूम रहे होंगे। चलो चलते हैं वहाँ। राज, भरत और रागिनी तीनों वहाँ से घाट घाट पर आए लेकिन यहाँ तो कोई नहीं था। रागिनी की हेल्प से राज और भरत ने बनारस के सभी मंदिर और घाट छान मारे लेकिन वो लोग उन्हें कहीं नहीं मिले। अब तो भरत को भी चिंता होने लगी थी। राज ने फिर से मोमो को फ़ोन किया लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। राज ने अपने सभी आदमियों को कॉल किया और जल्दी से बनारस आने को कहा। भरत, राज और बाकी सब उन्हें ढूंढते रहे लेकिन उन सबका कोई अता पता नहीं मिला। रात हो गई और रात से सुबह भी हो चुकी थी। बनारस की पुलिस ने सारी रात छानबीन करी लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सुबह से दोपहर हो गई थी तभी राज के फ़ोन पर निशा का कॉल आया। राज पहले ही टेंशन में था, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो निशा ने एक बार फिर से फ़ोन किया। इस बार राज ने फ़ोन उठाकर कान में लगा लिया तो सामने से निशा ने कहा, तुम बनारस आए हो? मुझे बताया भी नहीं। ये तो ठीक बात नहीं है यार। राज ने सिर्फ हाँ कहा तो निशा ने आगे कहा, अभी मैंने रिहान को एक कार में देखा, तब पता चला कि तुम यहाँ आए हो। राज ने ये सुनते ही कहा, निशा कहाँ देखा तुमने रिहान को? जल्दी बताओ। निशा, वो अभी कभी बनारस से बाहर निकला है। एक गाड़ी में उनके साथ 3-4 गाड़ियाँ और थी तो मुझे लगा तुम्हारी ही होंगी। राज ने फ़ोन काट दिया और वहाँ से निकलकर भरत को सब बता दिया। भरत और राज बनारस से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर गए। भरत ने पुलिस को टोल पर सबको रोकने के लिए कहा और रिहान, मोमो, राम, रितु की फ़ोटो सेंड करके उन्हें देखने के लिए कह दिया। भरत और राज जब टोल पर गए तो पता चला कि इधर से तो ऐसा कोई गया ही नहीं। भरत ने अब पुलिस वालों को उस एरिया में छानबीन करने के लिए लगा दिया। लगभग 1 घंटे बाद भरत के पास फ़ोन आता है। सामने से किसी ने कुछ कहा तो भरत का फ़ोन उसके हाथ से गिर गया और वो कांपने लगा था। राज ने भरत से पूछा तो भरत ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, 4 लाशें मिली हैं। राज का दिल बैठ गया। दोनों की हालत एक जैसी हो गई। तभी राज ने हिम्मत करके भरत को गाड़ी में बैठाया और उसकी बताई हुई जगह पर ले गया। राज ने एक बंद और थोड़ी जली पुरानी फैक्ट्री के बाहर गाड़ी रोकी। दोनों के कदम आगे जाने के लिए बढ़ ही नहीं रहे थे लेकिन दोनों बढ़े और अंदर चले गए। दोनों जैसे ही अंदर गए, राम, जिसके सीने में 3 से 4 गोली लगी थी, उसके आसपास बहुत सारा खून फैला हुआ था। रिहान का गला कटा हुआ था और ताज़ा खून उसके गले से बह रहा था और चारों ओर फैला हुआ था। उनके एक और रितु एकदम सीधी पड़ी हुई थी। उसके बदन पर उसका दुपट्टा पड़ा हुआ था। रितु को होंठों से थोड़ा खून निकलकर सूख चुका था। उसकी आंखें खुली थी। उसके चेहरे पर, गले पर अजीब से निशान बने हुए थे। भरत और राज इन तीनों को दूर से ही देख रहे थे। आगे बढ़ने की हिम्मत दोनों में ही नहीं थी। जब उन्हें मोमो नहीं दिखाई दी तो वो आगे बढ़ी। थोड़ा आगे चलने पर एक दीवार के पीछे की ओर मोमो पेट के बल पड़ी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसके सिर से खून बह रहा था जो उसके आसपास फैल चुका था। राज और भरत उन चारों की ऐसी हालत देख बुत बनकर खड़े रहे। उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आगे बढ़कर कुछ कर सकें। तभी एक पुलिस वाला आया और बोला, सर, एक लड़की का रेप हुआ है। राज और भरत दोनों की आंखों में डर आ गया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़ गए। राज रिहान के पास गया और कांपते हाथों से उसे अपनी गोद में उठा लिया। राज ने रिहान का गाल थपथपाते हुए कहा, रिहान, रिहान उठ जा यार, तू अपने भाई से बात नहीं करेगा? उठ जा, बस बहुत हो गया, अब उठ जल्दी से। भरत राम के पास गया और उसके पास बैठ गया। उसने राम से कुछ नहीं कहा
वो बस चुपचाप बैठा रहा और आंसू टपकते जा रहे थे। भरत ने कांपते हाथों से राम को छूना चाहा तो एक पुलिस वाले ने कहा, सर प्लीज आप पहले हमें अपना काम करने दें, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने दें। दूसरे पुलिस वाले ने कहा, सर मैंने सबको बारी बारी से चेक कर लिया है, कोई भी जिंदा नहीं है। राज भरत को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। दोनों वहां बैठ गए और शून्य में देखने लगे थे। कुछ ही देर में रुचिका और बाकी सब भी आ गए। सबने जब ये देखा तो उनका दिल धक से रह गया। रुचिका मोमो की ओर भागी और मोमो को सीधा कर अपने हाथों में पकड़ लिया। मोमो का एक हाथ जमीन पर गिर गया और दूसरा रुचिका के बगल में गिर गया। रुचिका रोते हुए बोली थी, मोमो तू ऐसे नहीं कर सकती, तूने कहा था तू हमेशा मेरे साथ रहेगी जब मुझे तेरी ज़रूरत होगी। अभी मुझे तेरी ज़रूरत है, उठ जल्दी से। मोमो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसके सिर से खून उसके चेहरे पर आकर सूख चुका था। रुचिका जोर जोर से बोलने लगी, मोमो प्लीज़ उठ जा प्लीज़। राज ने रिहान को छोड़ दिया और मोमो की ओर बढ़ गया। वो जैसे जैसे मोमो की ओर बढ़ रहा था उसका दिल बैठ रहा था। अभी तक उसने मोमो को दूर से ही देखा था। मोमो का चेहरा वो नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी ओर रुचिका की पीठ थी। राज धीरे धीरे रुचिका की दूसरी ओर आया और मोमो का खून से सना हुआ चेहरा देखा तो वो धक से रह गया। राज जमीन पर गिर पड़ा और मोमो के गाल को कांपते हाथों से छू लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तो क्या ना करे। राज ने झटके से मोमो को रुचिका के हाथ से लिया और अपने सीने से लगा लिया। वो पागलों की तरह मोमो को सीने से लगाकर बैठा इधर उधर देख रहा था। उसने मोमो को इतना कस कर पकड़ा था मानो थोड़ा सा छूटने पर ही वो कहीं चली जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो कभी सोचते नहीं वो हादसा हो जाता है और उस वक्त दिमाग काम करना बंद कर देता है। रागिनी राम को बस देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो राम के पास बैठकर बोली, तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? अभी तो हम ठीक से मिले भी नहीं थे। नहीं, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? प्यार किया है ना तो निभाओ उसे। उठो अभी के अभी, मैंने कहा ना उठो। रागिनी राम से बात कर रही थी तो एक पुलिस वाले ने कहा, मैडम वो मर चुके हैं। रागिनी ने एक नज़र पुलिस वाले को देखा और फिर राम को देखने लगी। सबने राम, रिहान और मोमो को देखा था। अभी तक रितु के पास कोई नहीं गया था। शिया रितु की ओर बढ़ी। उसने रितु पर से कपड़ा हटाया तो चीख पड़ी। सबने उसकी ओर देखा तो वो डर के मारे पीछे हट गई। सब उस ओर जाने लगी। तभी एम्बुलेंस आई और उसमें से कुछ लोग उतर कर भागे। सभी को एम्बुलेंस में लिया और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में कुछ देर बाद सबको मरा हुआ कह दिया और उन्हें ले जाने के लिए कहा। लेकिन तभी डॉक्टर ने भरत और राज को अपने कैबिन में बुलाया और बोला, सर एक लड़की का गैंगरेप हुआ है, वो भी बड़ी ही बेदर्दी से। रितु नाम है उसका। मेडिकल रिपोर्ट में यही आया है। बाकी दूसरी लड़की को अभी ले जा रहे हैं। भरत और राज बाहर आ गए तो मोमो को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। मोमो का चेहरा ढका हुआ था। तभी उसके पास से एक डॉक्टर गुजरी। उसने एक नज़र मोमो को देखा और बोली, रुको, ये तो आकृति मैम है। वो डॉक्टर डरी हुई सी बोली, क्या हुआ है इन्हें? तभी एक आदमी ने कहा, किसी ने इनका मर्डर कर दिया है। डॉक्टर आगे बढ़ी और मोमो के हाथ की कलाई के पास से पकड़कर बोली, ये तो सबकी डॉक्टर ने इतना ही कहा था कि वो जोर से बोली, तुम जिंदा इंसान को कैसे लेकर जा सकते हो? इसकी नब्ज चल रही है, किसी ने देखा क्यों नहीं? उस डॉक्टर ने इतना कहते ही सब हरकत में आ गए और जल्दी से मोमो को आईसीयू में ले जाया गया। राज जो पहले से ही एक डॉक्टर था, उसने डॉक्टर के साथ रहने के लिए कहा तो डॉक्टर ने मना कर दिया और बोली, देखिए अभी आप मेंटली डिस्टर्ब हैं और मैं अपने पेशेंट को खतरे में नहीं डाल सकती। आप बाहर इंतज़ार करिए। राज बाहर आ गया और सबके साथ बैठ गया। कुछ देर बाद एक नर्स दौड़ती हुई आई और बोली, पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, जल्दी से ओ निगेटिव ब्लड का इंतज़ाम कीजिए फास्ट। नर्स वहाँ से जाने लगी तो राज ने जल्दी से कहा, आप मेरा ब्लड लीजिए, मेरा ओ निगेटिव है। नर्स ने राज को जल्दी से चलने को कहा तो राज चला गया। कुछ देर बाद वो ब्लड देकर वापस आकर बैठ गया।
सब शांत थे, किसी के पास कोई सवाल जवाब नहीं था, ना ही वो एक दूसरे को देख रहे थे। सबकी हंसती खेलती जिंदगी में तूफान आकर चला गया था। तीनों लोगों को वो ले जा चुका था। अब एक बचा था, जो आगे कैसी होगी कोई नहीं जानता था। राज ने किसी को फ़ोन किया और बोला, सभी आदमियों को लगा दो। जिसने भी ये किया है 2 दिन के अंदर अंदर मुझे सब जानकारी मिल जानी चाहिए। राज ने सामने वाले की कोई बात ही नहीं सुनी और फ़ोन काट दिया। भरत ने सामने खाली दीवार को देखते हुए कहा, जो भी है उसे ऐसी मौत मिलेगी कि उसकी रूह कांप उठेगी। राज कुछ नहीं बोला। उसने अपना सिर दीवार से लगा लिया और ओपीडी का बल्ब देखने लगा, जो अभी भी जल रहा था। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, देखिए उनके सिर पर 2 चोटें आई हैं। एक हल्की सी तो किसी दीवार के टकराने से लग जाती है और दूसरी पीछे किसी ने जल्दी जल्दी में एक भारी रॉड से उनके सिर पर वार किया होगा, जिससे इनके दिमाग की नसें इधर उधर हो गई हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश करी, बाकी तो सब भगवान की मर्जी। डॉक्टर ने आगे कहा, हाँ एक बात और, होश आने पर हो सकता है इनको कुछ भी याद ना हो, या फिर इन्हें सब याद हो, या फिर क्या पता इन्हें होश ही ना आए। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी तो वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इतनी गहरी चोट के बाद भी ये जिंदा है, तो आगे भी होगा ही कुछ ना कुछ तो। रुचिका, डॉक्टर क्या हम उसे देख सकते हैं? डॉक्टर नहीं, आप बाहर से उन्हें देख सकते हैं, अंदर नहीं जाने दे सकते हम अभी आपको। डॉक्टर चला गया तो सब बारी बारी से मोमो को देख रहे थे। राज ने मोमो को नहीं देखा, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी उसे देखने की। सब कुछ तो खत्म हो गया था। रिहान, रितु और मोमो इस दशा में थी। राज वहीं बाहर ही बैठ गया था। भरत ने सभी से जाने को कहा और बोला, मैं और राज ही यहाँ रहेंगे। भरत के कहने के बाद रुचिका बोली, मैं कहाँ जाऊँ भाई? भरत ने रुचिका के सिर पर हाथ रखकर कहा, मोमो ने तुम्हें हम सफ़र तो दे दिया, तो रिहान के साथ जाओ। रुचिका ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भरत ने एक लंबी सांस ली। वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस वक्त किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। राज, भरत और रुचिका वहाँ रुक गए थे। बाकी सब वापस आ गए थे। इधर जब राम और रितु को घर पर लाया गया तो कल्पना का रो रो कर बुरा हाल था। उसने भरत को फ़ोन किया तो भरत ने उसे मोमो के बारे में बताया। कल्पना बिना कुछ सोचे समझे ही वहाँ से चल पड़ी और मोमो के पास पहुँच गई। राज और भरत ने जब उसे देखा तो हैरान होकर कहा, आप यहाँ? कल्पना ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बोली, मेरी बेटी कैसी है? भरत ने उससे मुंह फेर कर कहा, कौन सी बेटी? आपने तो कभी उसे चाहा ही नहीं। कल्पना ने कुछ नहीं कहा और बाहर से मोमो को देखने लगी। अंदर मोमो मशीनों के बीच बेजान सी पड़ी थी। कल्पना की आंखों से आंसू टपकने लगे। भरत ने जब देखा तो गुस्से से बोला, बंद करिए अपने ये घड़ियालू आंसू। देख लिया, अब चली जाइए यहाँ से। कल्पना अब भी कुछ नहीं बोली और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अब भरत ने कुछ नहीं कहा। राम और रिहान और रितु का अंतिम संस्कार हो चुका था। अब मोमो के जीने की उम्मीद सबने लगा रखी थी। 2 दिन तक मोमो को होश नहीं आया था, लेकिन राज को सब पता चल चुका था कि ये सब कैसे और किसने किया। उसका सा गुस्सा 7वें आसमान पर था। भरत ने जब राम को गुस्से में देखा तो उससे पूछा, लेकिन राज ने उसे टाल दिया। राज जाने लगा। तभी भरत ने पीछे से कहा, एक बात जान लो राज, अगर इस सब में तुम्हारा कोई मैटर हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अगर इस हादसे की वजह तुम या तुम्हारा बिजनेस हुआ तो समझ लेना मोमो कभी तुम्हारी नहीं होगी। राज ने भरत की बात सुनी और लंबी सांस लेकर वहाँ से चला गया। रात के तकरीबन 3 बजे मोमो को होश आया तो उसने अपने सामने एक नर्स को खड़ा हुआ पाया। मोमो को होश आते ही नर्स ने डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन दी तो डॉक्टर आ गए और मोमो को चेक करने लगे। जब सबने सुना कि मोमो को होश आ गया तो सब खड़े हो गए थे और डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। डॉक्टर मोमो को चेक कर रहा था। मोमो सामने दीवार को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू किनारे से बह रहे थे। उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था, केवल आंखों से आंसू दौड़ रहे थे। डॉक्टर बाहर आया और बोला, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन
वक्त लगेगा। उनके सिर पर चोट लगी है, इसीलिए बॉडी काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ वो 6 महीने में चलने फिरने लगेंगी। लेकिन हाँ, अभी भी उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं भूली हैं। उस हादसे की वजह से उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि उनका माइंड इफ़ेक्ट भी हुआ है और मेंटली और हार्टली उन सभी से जुड़ी हुई लगती हैं। आप सबको मिलकर उन्हें संभालना होगा। डॉक्टर कहकर चला गया तो राज मोमो से मिलने के लिए आया। वो अकेला ही था, क्योंकि एक को ही मिलने की इजाज़त थी। राज मोमो के पास आकर बैठ गया तो मोमो ने उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। राज ने मोमो का हाथ अपने हाथ में ले लिया तो मोमो की बंद आंखों से आंसू टपक पड़े थे। राज ने उन्हें साफ किया और मोमो के चेहरे के करीब आकर उसके माथे पर किस कर दिया। मोमो ने आंखें खोली। अभी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन मोमो राज को देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। राज ने मोमो के होठों पर उंगली रखकर कहा, जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे सब पता चल गया है। मोमो ने आंखें बंद कर ली तो राज काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। 3-4 दिन बाद राज ने मोमो को घर ले जाने के लिए डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने मना कर दिया। मेन डॉक्टर के पास वही लेडी डॉक्टर खड़ी थी। वो बोली, देखिए सर, मुझे लगता है घर से ज़्यादा अच्छा यहीं रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। मैं यहाँ उनकी पूरी देखभाल करूँगी, आप बेफिक्र रहिए। लेडी डॉक्टर ने फिर कहा, आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। अगर उस दिन वो मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं अपनी फ़ीस नहीं भर पाती और डॉक्टर नहीं बन पाती। अब भगवान ने मुझे उनकी केयर करने का मौका दिया है तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँ। राज मान गया और वो भी अब वहीं रहने लगा था। भरत भी ज़्यादातर यहाँ ही रहता, लेकिन वो अभी तक मोमो से मिला नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसके जाते ही मोमो उससे राम के बारे में बिना कहे आंखों में ही पूछ लेगी, तब वो क्या जवाब देगा। इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं होती थी अंदर जाने की। रुचिका मोमो के आसपास ही रहती थी, लेकिन जिस तरह मोमो चुप थी, रुचिका भी ठीक उसी के जैसे चुप थी। सब मोमो के ठीक होने की दुआ कर रहे थे। कल्पना अपने घर चली गई थी और अकेली अपने कमरे में बैठी रहती। उसके ज़हन में कुछ ऐसा था जो वो सबको बताना चाह रही थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि वो चुप ही रह गई थी। धीरे धीरे मोमो ठीक होने लगी थी, लेकिन उसका शरीर अब भी काम नहीं कर रहा था। वो कुछ कुछ शब्द बोलने की कोशिश करती, लेकिन फिर चुप हो जाती थी। आज उसने हिम्मत करके कहा, वो तीनों कहाँ हैं, बुलाओ उन्हें। राज और रुचिका ने जब सुना तो एक दूसरे की ओर देखकर ठिठक गए। राज ने मोमो के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे टालने के लिए कहा, वो जब तुम ठीक हो जाओगी तब आएंगे, अभी तुम दवा खाओ और आराम करो। राज ने जल्दी से ये सब कहा और मोमो को दवा खिलाकर सुला दिया। राज बाहर आ गया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रुचिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा हुआ तुमने नहीं बताया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। भरत रात दिन एक कर रहा था उन अपराधियों को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कुछ पता ना चल सका। आज वो कैबिन में बैठे बैठे सोच रहा था कि उसके पास एक कॉल आई। भरत ने फ़ोन पिक करने करके कान में लगाकर हाँ कहा तो सामने से किसी ने कुछ कहा और भरत ने फ़ोन रख दिया। भरत के फेस पर गुस्सा उभर आया और वो जोर से बोला, राज। मोमो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। मोमो 1 महीने हॉस्पिटल में ही रही। इस दौरान राज और रुचिका हरदम उसके पास ही रहते। भरत रोज आता और उसे बाहर से ही देखकर चला जाता। राज ने बाकी सबको आने के लिए मना कर दिया था ताकि मोमो ज़्यादा परेशान ना हो। आज डॉक्टर ने मोमो को घर ले जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो लगभग ठीक हो चुकी थी। धीरे धीरे बोलने लगी थी, हाथ पैर भी हिलाने लगी थी। डॉक्टर ने राज से कहा, ये बहुत हिम्मत वाली हैं, वरना ऐसे केस में ठीक होने में 6 महीने या 1 साल तक लग जाता है, लेकिन ये 1 महीने में रिकवर हो गई।
लगता है इनकी जीने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। राज हौले से मुस्कुरा दिया तो डॉक्टर ने आगे कहा, एक बात और मिस्टर सिंघानिया, ये अभी मेंटली ठीक नहीं है, तो इन्हें ऐसा कुछ मत बताना कि ये कोई टेंशन ले, या कोई भी ऐसा हादसा याद दिलाने की कोशिश भी मत करना, वरना ये कोमा में भी जा सकती हैं। डॉक्टर ने राज से और कुछ बातें करी तो राज मोमो को लेकर अपने घर आ गया। राज ने मोमो को अपने कमरे में ही शिफ्ट कर दिया। उनके आते ही सिया, मोना, बाकी सब भी आ गए थे। उनके आते ही मोमो बैठने लगी तो राज ने उसे सहारा देकर बैठा दिया। मोमो बारी बारी से सबको देख रही थी। उसने सभी को देखने के बाद राज की ओर देखकर कहा, बाकी 4 लोग कहाँ हैं? राज चुप रहा तो रुचिका ने मोमो की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, ये दवा खा और आराम कर। मोमो ने रुचिका का हाथ एक और कर दिया और राज को देखने लगी। राज क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी भरत अंदर आते हुए बोला, लो 4 में से एक तो आ गया, बाकी सब जब तुम ठीक से चलने फिरने लगोगी तब पता चलेगा। मोमो ने राज की ओर देखा जो उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। जब राज ने मोमो को नहीं देखा तो मोमो ने अपने दिमाग पर जोर दिया और सोचने लगी। तभी उसके सिर में दर्द उठा और उसने अपना सिर पकड़ लिया। रुचिका ने जल्दी से मोमो को दवा खिलाई और उसे लेटा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब यही होने वाला था। मोमो सो गई तो राज ने सबको देखकर कहा, मुझे आप सबको ये बताना है कि मोमो और बाकी सबके साथ क्या हुआ था। सब राज को अनजान नज़रों से देखने लगे तो भरत ने कहा, तुम्हें कब पता चला? राज ने किसी को ना देखते हुए कहा, हादसे के दूसरे दिन। सब राज को सुनने के लिए बैठ गए और राज बताने लगा था। उस दिन राम, रिहान और मोमो रितु को लेकर रागनी से मिलने के लिए घाट पर समय से पहले ही पहुंच गया था। रागनी ने उसे जो टाइम दिया था वो लोग उससे 1 घंटा पहले ही वहां चले गए थे। चारों घाट की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। मोमो खड़ी होकर इधर उधर घूमने लगी। तभी वहां 3 गाड़ियां आकर रुकी। मोमो ने उन्हें देख रही थी। उन गाड़ियों में से एक जैसे कपड़े पहने हुए आदमी बाहर आए और मोमो की ओर बढ़ने लगे थे। मोमो को लगा ये सब भी यहाँ घूमने आए होंगे, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया तो बाकी सबके पास जाकर बैठ गई। करीब 15 के आसपास आदमी उन सबके पीछे आकर खड़े हो गए तो राम और रिहान ने पीछे मुड़कर देखा ही था कि उन आदमियों ने उनके मुंह पर कुछ स्प्रे छिड़का, जिससे वो दोनों बेहोश होने लगे थे। रितु और मोमो ने जब देखा तो वो चिल्लाने वाली थी कि उन पर भी स्प्रे छिड़का और वे भी बेहोश हो गई। सभी आदमियों ने चारों को उठाया और उन्हें अपनी लाई हुई गाड़ियों में डाल दिया। 2 आदमियों ने राम की लाई कार की चाबी ली और उसे भी अपने साथ ले गए थे। मोमो को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ पैर कपड़ों से बंधे हुए थे, साथ में मुंह भी बांध रखा था। मोमो ने अपने आप को इधर उधर धकेला तो लगा कि उसके आसपास कोई और भी है। मोमो ने अपने पास वाले इंसान को अपनी कोहनी से टच किया तो रिहान को भी होश आ गया, जो मोमो के पास ही था। उसके भी हाथ पैर बंधे हुए थे। मोमो की तरह ही कुछ देर बाद राम और रितु को भी होश आ गया, लेकिन वो लोग ना तो बात कर सकते थे ना ही एक दूसरे को देख सकते थे, क्योंकि जहाँ वो थे वहाँ थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी। वे चारों सारी रात ऐसे ही रहे। सुबह होने पर कमरे का दरवाज़ा खुला तो रोशनी कमरे में आई। मोमो ने देखा ये वही लोग थे जो उन्हें लेकर आए थे। उनमें से एक आदमी आया और बोला, चलो अब यहाँ से निकलने का बढ़िया टाइम है। उन सब ने मिलकर चारों को एक गाड़ी में बैठाकर उनके मुंह पर लगे कपड़े को हटा दिया, लेकिन उनके हाथ पैर नहीं खोले। एक बार फिर से गाड़ियाँ चल पड़ी थी। जब वो बनारस से बाहर जा रहे थे तभी निशा ने रिहान को देखा था, जो उन बिना पहचान के लोगों को देख रहा था। निशा ने रिहान को देखते ही राज को कॉल किया था तो राज वहाँ से तुरंत निकल गया था। उन लोगों ने मोमो और बाकी सबको बनारस से थोड़ी दूर एक बंद फैक्ट्री में ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ मोमो और रिहान सामने बैठे शख्स को देखकर चौंक गए। एक आदमी उनके पास आया और उनके हाथ पैर खोल दिए।
मोमो ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ? उन सबके सामने रानी खड़ी थी। रानी ने मोमो की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या करूँ? तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत देर से आ रहा है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।